जीनोम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। उसे काम है कि सीक्वेंसिंग करना है 10,000 इंडियन जीनोम। रेफरेंस पॉइंट मिलेगा इंडियन जीनोम में। फायदा कहाँ कहाँ पर है? पहली बार पता लग सकता है हिस्टोरिकल कनेक्शन, कहाँ से माइग्रेशन हुआ है। दूसरा, जो भी इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर में रेयर डिजीजेस क्या है वो भी एक हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा क्या ट्रेड्स है जिसपे ड्रग का एफिकेसी बढ़ सकता है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड में क्लिनिकल ट्रायल में इंडियन पॉपुलेशन बहुत कम यूज होता है हमेशा। इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न पॉपुलेशन, तो वो बढ़ सकता है। उसके बाद पांचवा चीज की, जो भी जेनेटिक डिजीजेस होने का खतरा है वो मैप आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो मैरिज से रिलेटेड एक डिजीज होता है कि अपने इंडोगामी करते 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 वहाँ कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो जाते हैं हर एक जगह में, सेपरेटली। चाहे गुजरात में कुछ जगह में, किसी में हाइपरटेंशन ज्यादा प्रेवलेंस हो जाता है, किसी में कुछ और डिजीज का प्रेवलेंस हो जाता है, तो वो डील कर सकते हैं इससे। तो इम्पोर्टेंस इसलिए। अब इसमें ये बताओ औशक के जीनोम कब सबसे पहली बार सीक्वेंस किया गया होगा, आइडिया? 80s में। हाँ, 1976 में। यूएस आई थिंक था कोई, था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था एक। हाँ, फ्रेडरिक है। फ्रेडरिक was the person who discovered this। ह्यूमन जीनोम 2003 एट अ कॉस्ट ऑफ $3 बिलियन। इतने बिलियन डॉलर क्यों? अगर बोला जाए तो पहली बात है कि जीनोम सीक्वेंसी करना बड़ा टास्क है, सुपर कंप्यूटर चाहिए। क्योंकि सीक्वेंस करना है ATCG उसके पैटर्न में सीक्वेंस करना है। उससे पता लग सकता है कि जो डिफरेंट पैटर्न्स है उससे क्या डिजीज फॉर्म हो सकता है, कैसा कैरेक्टर ट्रेट्स हो सकता है, कलर्स, स्किन का कलर, जेनेटिक, हाइट, सब चीज मैप है। अभी इतना एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में 30-40 साल बाद, और फिर यूज यूज ऑफ एआई को जब इंटीग्रेट करेंगे तब बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। और एक इसमें मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये टर्म Promise। डायरेक्ट आ सकती है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग इतना न्यूज में है, तो कौन सा हम्म, मेथड यूज किया गया सबसे पहली बार 1976 में? तो चेन टर्मिनेशन मेथड। तो ऐसे आ सकता है कि चेन टर्मिनेशन मेथड इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज जीनोम जीनोम सीक्वेंसिंग से सीक्वेंसिंग। रिलेटेड है। चेन हम्म। टर्मिनेशन मेथड। हम्म। अब ऐसे वी हैव डिस्कस, लेकिन इसमें बस हाईलाइट कर देंगे कि 4,500 पॉपुलेशन ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर में कास्ट लाइन में शादी होता है तो एंडोगमी होते 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 जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है बीच में। तो एक इससे पता लग सकता है। दूसरा, पर्सनलाइज मेडिसिन, ऐसे कार टी सेल थेरेपी इज अ एग्जांपल ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन। आप ही का टी दिया जाएगा प्लाज्मा, उसी में से ही आपको जीनोम एडिटिंग होगा, वापस से इन्फ्यूज किया जाएगा ब्लड ग्रुप में आपका, उससे फिर कैंसर ट्रीट हो सकता है। तो पर्सनल मेडिसिन कब बढ़ सकता है? हर एक इंसान को अलग अलग यूज करके। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिजीज मोनोगैमिक हो, जेनिक होते हैं, सिंगल जीन होता है, उससे पता लग सकता है। लेकिन कुछ कुछ एरियाज जहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि हर को एग्जैक्टली exactly आपको सीक्वेंस करना हर एक बॉडी के अंदर बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए बोलते हैं इंडिया शुड गो बियॉन्ड 10,000 मार्क, तभी जाकर डेमोक्रेटिक। और ज्यादा से ज्यादा अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो ज्यादा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं हर एक चीज में। उसे कोलैबोरेशन चाहिए। एथिसिस्ट क्यों चाहिए किसी को बोलना? साइंटिस्ट, स्टूडेंट, सोशल साइंटिस्ट के अलावा एथिसिस्ट चाहिए कोलैबोरेशन में। क्यों? एथिसिस, मतलब यहाँ एथिकल यूसेज की बात हो रही है ना? हाँ ट्रू। हाँ, एथिकल यूज के एथिकल लिए यूसेज, एथिसिस्ट चाहिए जो कि डेटा आप है आप गलत उसको इस्तेमाल तो कैसे। नहीं करें। आप डिजाइनर हाँ। बेबी तो नहीं करे कि मुझे बेबी को तेज बनाना है तो जीनोम सीक्वेंसिंग कर हम्म। ले। या कुछ ऐसा चाहिए, ब्लू आई, मुझे ऐसा चाहिए कैरेक्टर ट्रेस। तो एथिक्स का रोल आता है। उत्तराखंड से रिलेटेड है तो गायरोकाप्टर कॉप्टर, ये बीटल्स आश्रम, बीटल बैंड थे, वो आए थे ये उत्तराखंड में, उसके बाद ही फेमस हुए थे। तो आउटडोर उत्तराखंड। एडवेंचर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, पार्वती कुंड, बंजी जंपिंग, रिवर क्रॉसिंग, पैराग्लाइडिंग, टेहरी लेक, टेहरी डैम से रिलेटेड है, स्पीड बोटिंग, बैंड वैगन बोटिंग, हॉट एयर बलून। बस इसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि कैरिंग कैपेसिटी हार्म नहीं उत्तराखंड का। कोटा बेस भी हम्म। कर सकते हैं, या आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ साथ आप ट्रेडिशनल यूसेज ऑफ मटेरियल्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो। कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो टेक्टोनिक शिफ्ट, टेक्टोनिक नहीं बोल सकते, जो लैंड सब्सिडेंस का इशू होता है उत्तराखंड में वो कम हो जाए। ये चमोली लैंड सब्सिडेंस था 2022-23। उत्तराखंड में
कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे तो दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उत्तराखंड में, एक तो वैली ऑफ फ्लावर्स और वैली ऑफ फ्लावर्स होंगे, राजा जी या कॉर्बेट हो, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा थी। हम्म, फिर टॉप माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी 1965 में बनाया गया, तो मोस्ट फेमस वन यही है। एंड एक और है पंडित नरेंद्र सिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पिथौरागढ़ हम्म, डिस्ट्रिक्ट। एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी उत्तराखंड में ही है, नंदा देवी पीक, जो चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स, तो नंदा देवी की है 7816 मीटर्स। एंड ऋषिकेश जो है, इसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता है, ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और देहरादून में तो उत्तराखंड में है ना, देहरादून। तो हाँ, देहरादून उत्तराखंड में हाँ, है, राइट। इसका मतलब जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड होंगे सब उत्तराखंड में होंगे, अधिकतर मोस्टली। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म। इंडिया का जो पढ़े, फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा नाम था, फिर फॉरेस्ट सर्वे, तो सब उत्तराखंड में होंगे। और जो स्टेट है, इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स, हम्म, यमुनोत्री और गंगोत्री यही है उत्तराखंड में। एंड इट इज होम टू द हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो दैट इज द तुंगनाथ। ठीक है। हम्म। अब 5 इसमें प्रयाग टेम्पल्स भी यहीं पे हैं उत्तराखंड में, ये बद्रीनाथ, सब। केदारनाथ, हाँ, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये जो देख। सारे हम्म। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। हाईएस्ट डैम इन इंडिया भी यही है, भागीरथी रिवर के ऊपर, टेहरी घरवाल और रीजन अगर में, पूछे ना टेहरी। मानसी कि पैलोलिथिक एज में केव जो फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है, केव आर्ट, उत्तराखंड में हाँ कौन से? हाँ हाँ, वो भी बोल सकते लखुदियार, हैं। लखुदियार केव, अच्छा। लाख केव, लखुदियार। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं ना भीमबेटका, तो हम्म। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, लेकिन और भी एग्जांपल लेना तो लखुदियार केव, लाख केव, बहुत केव है वहां पर, समय पेंटिंग किया हुआ है, वैसे टाइप ही है जैसे भीमबेटका है, फीचर अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। स्टिक फिगर हो गया, यूज ऑफ वन रेड, और फिर ब्रशेस यूज किया गया है डिफरेंट टाइप से। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डीसल्फ्राइजेशन यूनिट। तो ये बस बात कर सकते हैं डीसल्फ्राइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। 45 करोड़ फ्री बस ट्रिप फॉर वुमेन मोर देन 62 वे ओल्ड व्हीकल डी रजिस्टर्ड, डीटीसी का था, नॉट मच। 14,000 करोड़ इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर इन 8 years, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, नॉट मच इम्पोर्टेंस। FY24 थर्मल पावर कैपेसिटी एडिशनल टारगेट कट बाय 7 गीगावाट। पावर मिनिस्ट्री बोले कि जो थर्मल कैपेसिटी एडिशन था टू 7.14 गीगावाट, वो कट किया गया फ्रॉम 14, डिले के कारण, डिले इन सम इक्विपमेंट। अभी टोटल कितना डिमांड है? 243 है, लेकिन पावर कंपनीज इज एबल टू मीट ओनली 239। 243 गीगावाट इज द डिमांड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में 243 गीगावाट, इस वजह से 239 ही पूरा पड़ रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, आई थिंक इट इज अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2002, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, सर्च करो एक बार। हाँ, यही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर ही है। 2003, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इंडिया जब बात करते हैं कि इंडिया इज स्टैब्लिशिंग न्यू एंड न्यू कोल प्लांट, क्यों? क्योंकि इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल रहा है कि हम लोग फेज आउट करेंगे, फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे। धीरे धीरे वी विल मूव टुवर्ड्स जस्ट ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नी जैक रिएक्शन नहीं देंगे कि आज बंद कर दे सब कोल प्लांट, अगले दिन से सब सब सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस, जब तक सेमीकंडक्टर में आप सेल्फ रिलायंस नहीं बनेंगे, जब तक आप इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं हो सकते। यूरेनियम में भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। टरबाइन जो विंड टरबाइन होता है उसमें भी घर में इंडिया में नहीं बनता है, वो भी जर्मन बेस्ड है, बाकी सब कंट्री बेस्ड है, तो उसमें भी जब तक इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे।
और एनर्जी सिक्योरिटी रहेगा डिमांड इंडिया में, तब तक हम लोग नहीं बन सकते। इसमें मेरे को करेक्ट करना औशिक, जो मैंने भी बोला ना, इसको बनाया गया था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में, और ये इससे पहले से ही फंक्शन कर रही थी। तो हम्म। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको इस एक्ट के अंडर मिला, और जो फंक्शंस और ड्यूटीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर एन्यूमरेटेड है। ठीक है। फैब्रिकेशन 76,000 करोड़ इंसेंटिव, और अभी दो जगह, असम में और गुजरात में, धुलेरा एक जगह है, वहां पर स्टैब्लिश किया गया सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री। फर्स्ट चीप इंडस्ट्री यूएस, माइक्रोन माइक्रोन टेक्नोलॉजी। वैसे वैसे TSMEC, MSPCSC नाम था, देख लेना, कल का डिस्कस किए थे। ताइवान विंस्टन टू मैन्युफैक्चर आईफोन इन कंट्री, इंडिया ऑलवेज टैलेंट एक्सपर्टीज, सब चीज़ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लिंक मिसिंग था, हमेशा सिर्फ सर्विस सेक्टर में थे। और लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश हो रहा है, एनवीडिया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, विंस्टन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टावर रिसर्च इसराइल के वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, TSMC भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और जो जॉइंट कोलैबोरेशन विद द कंपनीज वो भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिंदल स्टील ने 40,000 करोड़ रुपीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट किया उड़ीसा में। टाटा के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया इन गुजरात और आसाम। तो 30% सपोर्ट सपोर्ट अवेलेबल किया गया। ढोलेरा एंड सनत सनत ढोलेरा, और मोरीगांव असम। धोलेरा में एयरपोर्ट भी है। हम्म। और अभी जैसे अंडर सी सेंट्रल केबल क्यों इम्पोर्टेंट? अंडर सी केबल क्यों इम्पोर्टेंट है, बोला जाए तो? अंडर सी केबल, ये उसके लिए है ना, डेटा के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स देखो, जो है। हाँ, फाइबर ऑप्टिक डेटा हो गया, दूसरा चीज ही टेलीकम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडर सी क्यों यूज करते हैं, सैटेलाइट बेस्ड ही क्यों यूज नहीं करते हैं? अंडर सी सारा सेफ एंड सिक्योर है। सेफ, हाँ, सेफ कौन ज्यादा है। इसलिए कैसे होता है, सबमरीन ले करते हैं इसको, ग्राउंड ग्राउंड पे डैमेज पॉसिबल टारगेट अटैक इसमें भी होता है। तो एक अंडर सी केबल है, और इसमें भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है, एक दूसरे को अटैक करना है, इंक्रिप्शन करना है। तो अंडर सी जो बात होता था क्वांटम में, क्वांटम कम्युनिकेशन में, तो अंडर सी में इट विल बी यूज लाइट एज अ सोर्स, ऐसे गीगा फाइबर है, वैसे ही अंडर सी में भी गीगा फाइबर रहेंगे, और क्वांटम इनेबल्ड रहेंगे। मतलब कि अगर इंक्रिप्टेड रहेंगे, अगर कोई टैप करेगा तो देर विल बी अ लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लॉस जैसी होगा वैसे ही पता लग सकता है कि कहीं पर टैपिंग होगा, ऐसे पता लगता नहीं। और अभी मैं देखा डैमेज। था ना रिसेंटली कि अंडर सी केबल इंटरनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो वो 25 अंडर करोड़। सी। हाँ। बट अंडर सी और सैटेलाइट बेस्ड अगर कंपेयर करें तो अंडर सी वाले में स्पीड इश्यूज हैं, स्लोअर स्पीड होती है इसमें, कवरेज भी इक्वली नहीं हो पाती, तो देयर इज इनइक्वालिटी इन द कवरेज आल्सो। हाँ, इनइक्वालिटी है, और उससे टैपिंग का खतरा होता है जो उसमें नहीं होता। हाँ, बैंडविड्थ को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी हैंडल्ड। हम्म। अब ऐसे एग्जांपल है ये अर्बनाइजेशन का, स्पीड अर्बनाइजेशन, लेकिन सस्टेनेबल फॉर्म अर्बनाइजेशन नहीं। जैसे एग्जांपल ही रिवर है, ये ड्रेनेज कैनल दिख रहा है लेकिन रिवर है ये, वृषभवती रिवर इन बैंगलोर सिटी। बैंगलोर सिटी में कितने सारे लेक्स थे, हजारों की संख्या में, अब उनको सब रिक्लेम कर गया। तो रिक्लेमेशन ऑफ द लेक इज अनएथिकल, इमोरल प्रैक्टिसेस। उससे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए वाटर का, फ्लड वाटर का, सरफेस वाटर का, अब वो नहीं हो पाता है कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण। जब नहीं हो पाता है तो इट गेट्स इट, तो अर्बन फ्लड होता है, अर्बन फ्लड में फिर प्रॉब्लम होता है लोगों को। डीप दे आर डिपेंडेंट, बैंगलोर इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर सप्लाई फ्रॉम कावेरी रिवर। वाटर टैंकर इसलिए क्योंकि लेक्स आपके पास है नहीं, वाटर करने में फोकस नहीं किए। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा इंक्रीज करके ड्यू टू द
आईटी कॉरिडोर, फिर ड्राइंग ऑफ द बोरवेल बढ़ते जा रहा है। दूसरा वाटर एटीएम स्टैब्लिश किया गया, लेकिन 1 पर्सन कैन टेक वन ओनली 1 पॉट वाटर अ डे। जब हम लोग विकसित भारत का बात करते हैं तो ये तो पूरा स्टार्क डिफरेंस है। हम्म। वो भी वो हाँ, इस भी पे भी बैंगलोर लिखा जैसी हुआ जगह है। पे। हाँ। तो ये और एक बात किया कि इज नॉट सिचुएटेड नियर अ मेजर रिवर कोस्ट, रिवर या कोस्ट, इसलिए उसको अनरिलायबल सोर्स ऑफ वाटर इज लोकेटेड 90 किलोमीटर अवे। और वाटर क्राइसिस अभी का नहीं है, वो पहले से होते जा रहा है, लेकिन वो ऑगुमेंट हो गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ, हेवी बोरवेल पंपिंग सबको यूज किया गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड लेक्स और स्टॉर्म वाटर, और जो लेक्स है इट हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर द अनट्रीटेड एंड ट्रीटेड वेस्टेज सीवेज फ्रॉम द बिल्डिंग। इसके कारण जो कैप्चरिंग ऑफ द रेन वाटर ऑफ द स्टॉर्म वाटर, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, लेक्स होना चाहिए, रिस्पॉन्स सिटीज को बोलते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि सीपेज नहीं होगा ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर सीपेज नहीं होगा तो एक्वीफर रिचार्ज नहीं होगा और फिर टेबल डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉस ऑफ सिटीज ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पार्क, ग्रीन स्पेसेस दैट अलाउ वाटर टू परकोलेट, इसी कारण क्या होगा कि पोल्यूशन बढ़ गया। जैसे लार्जेस्ट लेक बेलंडुर लेक, एग्जाम्पल लिख लेना बेलंडुर, जब भी हम लोग बात करते हैं रिक्लेमेशन ऑफ लेक तो जनरल होगा, लेकिन रिक्लेमेशन ऑफ द बेलंडुर लेक इन बेंगलुरु इज पॉल्यूटेड। वैसे ऐसे बहुत सारे लेक है जो अंडर यूटिलाइज है, रेन वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पाता है, इसी कारण दिक्कत है। जैसे सिटी रिक्वायर्स 70% ऑफ द वाटर फ्रॉम द रेन वाटर सिर्फ। अगर रेन वाटर रिचार्ज नहीं करेंगे तो बैंगलोर पूरा ड्राई हो जाएगा अगले कुछ साल में। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी होना चाहिए, रेजुविनेशन होना चाहिए लेक का, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, पोल्यूटर्स प्ले प्ले पेज अ प्रिंसिपल, जो एक टर्म है, किसमें आया था पोल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल, ये एमसी मेहता वाले केस में आया था, एमसी मेहता 1986 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पोल्यूटर्स विल पे द प्रिंसिपल, उन्हीं का काम है, उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वाटर एक्ट 1974 में टू क्रिएट ए मिनी फॉरेस्ट, वही मियावाकी मेथड मिनी फॉरेस्ट, इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द लेक्स, ताकि एक लेक में अगर वाटर टेबल ऊपर है दूसरे लेक में ड्राई है तो इंटरकनेक्टिविटी। हम लोग बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, लेकिन इंटरलिंकिंग ऑफ लेक्स की बात हो रहा है यहाँ पर। इंक्रोचमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, इसको रिमूव किया जाए। ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग, इससे फ्रेश वाटर का डिमांड कट हो जाएगा। ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट, रीयूज ऑफ द वाटर मोर इफेक्टिवली, तब जाके सिटीज का जो वाटर सिक्योरिटी है 70% जो रेन वाटर है उसको हम लोग बढ़ा कर देंगे। फैलो लैंड है, अब इसमें बात होता है फैलो लैंड बायरन लैंड, इसमें होता है लैंड मोनेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी लैंड है जो यूज नहीं हो रहा है, ग्रीन एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पार्क बना सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। पार्क कम लेक, लेक के चारों तरफ पार्क हो गया। शैलो एक्वाफायर बना सकते हैं। तो कंजर्वेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, नेचर बेस्ड सोल्यूशन शुड बी पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन लाइफ मिशन। तो दोनों तीन तरह से लोग जिसमें प्राइवेट कोलैबोरेशन चाहिए, पहली बार एटीट्यूडनल चेंज चाहिए विथ रिगार्डिंग टू वाटर कंजर्वेशन, कि पानी लगातार शावर में नहा रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं लोग के अंदर में। तीसरा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएशन लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा लास्ट में कि एक आदमी पर एक ही पॉट होगा और टैंकर का कॉस्ट 500 to 600 रुपीज एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, लाइफ क्वालिटी डिक्रीज होगा, माइग्रेशन फ्रॉम बेंगलुरु फिर स्टार्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ये आर्टिकल सिर्फ बैंगलोर की बात नहीं कर रहा, दिस आर्टिकल कैन गिव एक डायरेक्शन टुवर्ड्स द आंसर इन पटना, दिल्ली, राइट, चेन्नई, राइट। सब में डाल सकते हैं वर्ड जो है सो डाल। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ लोकल ये दिखाते हैं। पंचायत, वाटरमैन एक्ट्स लाइक अ किंग, जो पानी लेके आता है उसे हम्म। भीख पड़ता है, डिग्निटी लॉस होता है विमेन का इसके सामने, तो लिख सकते हैं।
कि कैसे क्राइसिस के कारण इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ द विमेन। भीख मांगना पड़ा ना कि वाटर दे दो, वाटर दे हाँ, दो। बॉटल दे दो तो ऐसे। कॉस्ट ऑफ द वाटर का इंक्रीज कर जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। दे रिलाई ऑन द वाटर टैंकर माफिया कल्चर। पानी नहीं देंगे अगर तुम वोट नहीं देगा तो, यहाँ पर इस लोकल कोऑपरेटर को वोट नहीं मिलेगा तो पानी नहीं देंगे। तो ओवरऑल पूरा पूरा डेमोक्रेसी इफेक्ट है वाटर सिक्योरिटी से। तो ये डिटेल में लिख लेना टॉक पे, इतने सारे वर्ड्स थे पूरे, क्योंकि एक ही एग्जांपल से सब हो सकता है। India to establish international alliance for protect big cat alliances. India on the along on the lines of international solar alliances. इंडिया कोऑर्डिनेट करेंगे बिग कैट में। इंडिया लीडर है चारों इंडिया में, लायन, टाइगर, चीता एंड लेपर्ड। 96 कंट्री इनके पास बिग कैट है। कंजर्वेशन और ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक्सेट्रा। दूसरा बात है लायन स्पीसीज और टाइगर स्पीसीज दोनों एक ही कंट्री में है, वो इंडिया है सिर्फ अकेले वर्ल्ड वाइड में। तो इसलिए इंडिया के पास एक्सपर्टीज है कैसे आप चैलेंजेस को मिटिगेट करेंगे, आपके पास क्या सोल्यूशन है, इनिशिएटिव क्या है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल सोलिगास ट्राइब है साउथ में, और आपका एक मालधारी ट्राइब्स दैट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ लायन स्पीसीज इन गुजरात। तो इंडिया के पास एक्सपर्टीज है, इसलिए इंडिया विल बी अ लीडर इन द बिग कैट अलायंस। तो लिख लो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स की बात होता है 95% सोशल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट लेड है, $14 ट्रिलियन गवर्नमेंट लेड, 5% प्राइवेट बॉडीज सिर्फ। वो भी मोस्टली कब, जब बोला जाता है कि आप करिए, मैंडेटरी है, 2% CSR तभी करते हैं। सिमिलरली इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैपेक्स में भी गवर्नमेंट लेड है मोस्टली, इसी कारण क्राउडिंग का इफेक्ट होता है प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें बोला जाता है कि बहुत कम ग्रोथ है प्राइवेट कंजम्पशन में भी, और इन्वेस्टमेंट में भी रिवाइवल बहुत जरूरी है। वहां से इसको ऐड करना है। नहीं, इसमें ऐड तो नहीं करना। ये जो कल मेंशन किया था क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इम्पोर्टेंट वही है यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट हम्म, में। हम्म। और अगर जीडीपी बात किया जाए, अगर कल अगर हाईलाइट कर दे वापस से, तो इंडिया में एग्रीकल्चर जीडीपी इस साल जो एस्टिमेटेड है लिखने के लिए 1% से नीचे हुआ है, 0.7% था। बाकी माइनिंग एंड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सब में 8 to 10% ग्रोथ हुआ है। एक सेक्टर को छोड़ के, वो है सर्विस सेक्टर, राइट, अगर वही गलत है। और अगर हम्म। सेविंग रेट है, वो 30% से नीचे है। सेविंग रेट, कंजम्पशन रेट सब 30%, 29% के आसपास है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो विमेन का है, वो पहले कम था, वो भी 33 के आसपास पहुंच चुका है। देख लेना कितना पाया, 17% था पहले। IEF 5,700 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाई पावर रडार बनाने के लिए। L&T, द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस। एग्जाम्पल NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। सर्च कर लो इसके बारे में, मैंडेट सर्च कर लो एक बार मानसी। हम्म। NFRA ऑडिटर से रिलेटेड है। वो बात करते हैं कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। कल जो बात किए थे वो था विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन दे रहे थे ICCAI और RBI की। अकाउंटिंग डायरेक्शन सही होना चाहिए। एक चार्टर जो CA है उनका एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, उनका नाम होना चाहिए, और सर्टिफाइड होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है सोशल से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ग्राम पंचायत, स्टेट टू नेशनल लेवल, तो इसको अकाउंटिंग कर सके ढंग से। अब ये बात होता हम्म। है कि ऑडिटर का भी इंडिपेंडेंस जरूरी है। ऑडिटर का भी एक तरह से स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। टॉप ऑडिटर सर्विस जो देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कंसल्टिंग, फॉरेंसिक एक्सेट्रा। NFRA हैज अ पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑडिटिंग लैप्सेस, पेनल्टी इंपोज कर सकते इसमें इसको बनाया गया था 2018 में, एनएफआरए को, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
तो स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंडेट की बात, ठीक। हाँ, मैंडेट की बात करें तो रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स क्या रिकमेंड। होने चाहिए कंपनीज, हाँ, फॉर अप्रूवल, तो अप्रूवल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, तो ये रिकमेंड करते हैं, एडवाइजरी रोल हो गया। सेकंड, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस with the accounting standards. Third is oversee the quality of service of the professionals who are associated with the compliance of these standards, जो मतलब वही accounting practice से related है। और fourth है perform such other actions जो necessary है। तो हम्म। यही मेंशन है, तो इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली कि रिकमेंड करना, इंश्योर करना कि कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन्हीं स्टैंडर्ड से प्रोफेशनल लेवल पे भी, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको इंट्रोड्यूस करना। और इसमें एक और बोल सकते हैं कि जो ऑडिटर है इट इज इस्टेब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसी कारण कंपनीज एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आता है। तो कहीं ना कहीं उसका इंडिपेंडेंसी से इम्पैक्ट होता है। अलग से एक्ट बनना चाहिए, सेपरेट एक्ट होना चाहिए। जैसे एनआईए एक्ट हो गया, जैसे बाकी सबके लिए अलग एक्ट है, वैसी एनएफआरए के लिए अलग से एक्ट होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं कौन से केसेस में या कौन सी कंपनीज के अगर जो इश्यूज है उसमें ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो जो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया या इंडिया से बाहर भी। हम्म। दूसरा, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप कैपिटल इट शुडंट बी लेस देन ₹500 करोड़, और एनुअल टर्नओवर कंपनी होना चाहिए लेस देन ₹1,000 करोड़। सो ये कुछ हम्म। कंडीशन है। इंश्योरेंस कंपनीज का कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज जो एंगेज्ड हैं इन द जनरेशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। और एनी बॉडी कॉपरेट और अ कंपनी और अ पर्सन और एनी क्लास ऑफ बॉडीज कॉपरेट्स इन रेफरेंस मेड टू द अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है उनको कि आप इस कंपनी या इंडिविजुअल की इन्वेस्टिगेशन, जो केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो वो भी की जा सकती है, मतलब ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। एंड हम्म। अगर कोई बॉडी कॉपरेट है, इनकॉपरेट किया गया, उसको रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, बट वो सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है पेरेंट बॉडी की, वे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट। हम्म। यूपीआई ट्रांजैक्शन, एनपीसी एनपीसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी, 2007 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट। यूपीआई प्लेटफॉर्म है, बैंक टू बैंक दिया जाता है डायरेक्टली। रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ता है, डिटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ग्रोथ बेस्ड ऑन जीडीपी एंड जीबीए, तो डिस्कस की 8.4% जीडीपी बढ़ेगा। जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी इस जीडीपी, मानसी हो सकते हैं। राइट। हम्म। तो ये हो गया। तो जीडीए जीडीपी और जीवीए में क्या क्यों सबसे ज्यादा सही होता है, जीवीए सही होता है। क्योंकि हो सकता है ना टैक्स को बढ़ा दिया ज्यादा, सब्सिडी कम हाँ कर तो दी है तो जीडीपी लगेगा कि हाँ। बढ़ चुकी है, लेकिन जीवीए नहीं बढ़ा है। तो इसी कारण जीवीए इज इम्पोर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द की ग्रोथ कितना है इंडस्ट्रीज में। और उसमें भी देखा जाता है तो रियल जीडीपी इज इम्पोर्टेंट, नॉमिनल नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इसमें नहीं होता। एट कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं नॉमिनल, 2012 से। और रियल होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दिए उसमें। तो इसमें मुझे कभी आपने क्या बोला था कि जीवे में क्या प्लस और क्या माइनस होगा तो जीडीपी मिलेगी? टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडी, हाँ, तो जीडीपी। सब्सिडी माइनस होगा। हम्म। तो बोल सकते हैं ना टैक्सेस बढ़ा दिए बहुत ज्यादा तो लगेगा जीडीपी हाँ, ग्रो, तो जीडीपी बढ़ गई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो डाइवर्जेंस क्या है दोनों का जीबीए जीडीपी में? नेट टैक्सेस कैलकुलेटेड वही प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। बेटर मेट्रिक इसलिए है क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं होता है नेट टैक्स कलेक्शन से। और सब्सिडी अगर गिरेगा बढ़ेगा उससे जीडीपी और जीबीए में चेंजेस आएगा, इसलिए जीबीए को यूज लेते हैं। जीबी डिफ्लेक्टर क्या होता है? नॉमिनल बाय रियल, इट इज हम्म। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। यस। तो एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये क्या है एक बार बता दो। माइक्रो माइक्रो फाइनेंस वही कि
छोटे अमाउंट के लोन्स अगर आपको चाहिए लोकल लेवल पे, इम्पोर्टेंट है ये। तो वही माइक्रो फाइनेंस नेम से ही, बड़ा ठीक है, अमाउंट का लोन नहीं देते, इंस्टीट्यूशनल लोन्स नहीं देते हैं ये। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का पीएसीएस बोल सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी हाँ, कल्चर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, शॉर्ट हो टर्म लोन सकता। दे रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स इसका है, कोऑपरेटिव बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। चाइना फैक्ट्री एक्टिविटीज क्लोज्ड फॉर फिफ्थ स्ट्रेट मंथ। तो वहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, डेमोग्राफिक डिविडेंड से पार आगे आ गया, और पहली बार वहां पर एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ था पॉपुलेशन में। तो लेबर क्राइसिस, और दुनिया भर में जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, उनका ब्रांड वैल्यू तो कम हुआ है आफ्टर कोविड। इसी कारण भी many MNCs are trying for the diversification of sources. That is why they are moving towards the Vietnam, Philippines, India, Bangladesh, etc. और दूसरा चीज, चाइनीज बेस्ड इकोनॉमी और इंडिया बेस्ड में क्या फर्क है कि इंडिया हमेशा से एक सेल्फ रिलायंस पर बात करता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस ज्यादा करता है, फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट बात करता है। हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। चाइना स्टार्टिंग से 1978 से जेंग जोपिंग का ओपनिंग ऑफ चाइना हुआ था, और यूएस के साथ में आए थे 78 के अराउंड, आफ्टर द डेथ ऑफ द माओ। तब से चाइना का पॉलिसी रहा है कि आप वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग बेस बने और वर्ल्ड को सप्लाई करें। तो उसे बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ, लेकिन अनसस्टेनेबल ग्रोथ है वो, क्योंकि आपको आदत लग चुका है पूरे आपको एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पर। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया मोस्टली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट करने की बात अभी कर रहे हैं जाकर के इतने साल बाद। हाँ जी। हाँ राइट, ये इसलिए डिफरेंस फिर है तो। इनको दिक्कत हुआ, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहां पर क्राइसिस पहले आता। और दूसरा कि जो सेविंग रेट है वो भी हाई है, लेकिन वो मोस्टली इन द सेविंग इन द रियल स्टेट सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर। और रियल स्टेट में लॉन्ग टर्म में उनका कोई वैल्यू होता नहीं है। रियल स्टेट में कोई लैंड का कुछ वैल्यू ही नहीं है। लैंड वैल्यू डिपेंड करता है अर्बनाइजेशन पर। जहां पर अर्बन ज्यादा है वह लैंड का अपना इंटरेंसिक वैल्यू नहीं है उसका। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आउटपुट है वो कम हो गया, सेविंग रेट का भी वैल्यू कम हो गया, एज कम्पेयर टू आप कहीं और स्टॉक खरीद रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री में स्टॉक खरीद रहे हैं, या यूएस का इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर गोल्ड परचेस कर रहे हैं। तो वही बात, इसलिए वहाँ मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था। FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट, आई थिंक इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। FIU यस। एग्जीक्यूटिव बॉडी में स्टैट्यूटरी नहीं होंगे। हम्म। सर्च करो इसके बारे में, FIU। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। हम्म। एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, वो क्या, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। वो इम्पोज किया 5.49 करोड़ फाइन ऑन द PMLA लैप्सेस। KYC ब्रीच किए थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग नॉर्म, सब में वो इलीगल एक्टिविटीज को प्रोसीड किए थे। इवन ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट किए थे। एक्शन अगेंस्ट द स्टार कैंपेनर, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1951, RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और MCC इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। MCC कंसेंसस बिल्डिंग है। आसपास में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरह से साथ में आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। उस पर फिर इलेक्शन कमीशन टाइमली इम्प्लीमेंट करता है MCC कोड, ताकि सबके पर इक्वल रहे। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट कब तक करना है, कब नहीं करना है, एग्जिट पोल कब होना चाहिए, फिर प्री पोल कब होना चाहिए, रिजल्ट कब डिक्लेरेशन होगा, कैसे डिक्लेरेशन होगा, हर चीज MCC के अंडर में आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टी से कंडक्ट, एक एक लोग का कंडक्ट, और प्लस EC में जो ऑफिशियल काम करते हैं उनका कंडक्ट, सभी का रोल क्या होगा, यहाँ बाकी सब पार्टी होगा रोल क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर का रोल क्या होगा, DM का क्या रोल है, हर चीज में MCC का पार्ट होता है। कैंपेनिंग कैसे होगा, इलेक्शन कैंपेनिंग। तो बोले कि कैंपेनिंग जो होना चाहिए डेकोरम होना चाहिए, हेट स्पीच, जाति के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, लिंग्विस्टिक के हिसाब से, डिविजिव की जगह आप इशू बेस्ड डिबेट करिए। तो ये डायरेक्शन दिया गया, एडवाइजरी
पेनल्टी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑन द ओनर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और ईसी के पास मैंडेट नहीं है किसी को डी रजिस्टर कर दे किसी पर। वो बस एक्शन ले सकते हैं, उसको आप बंद कर सकते हैं, स्टार कैंपेनर को बोल सकते हैं कि ठीक है तुमको 24 घंटे के लिए आप नहीं कर सकते काम, 48 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, या पूरा कैंपेनिंग में इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको कंटेस्ट करने से हटा नहीं सकते। वो मैंडेट ईसी के पास नहीं है, क्योंकि ईसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अगर कंटेस्ट अगर हटाएंगे कोई भी रिप्रेजेंटेशन को, तो इट विल बी डायरेक्ट ब्रीच ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, कि वो पार्लियामेंट्री एफर्ट है, वो जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। तो क्या होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है, जो भी केसेस होता है एमपी एमएलए के खिलाफ में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डिसाइड होता है। उसके बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन होगा ऑन द रिकमेंडेशन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द ईसी, या फिर स्पीकर को दिया जाएगा बाय द ईसी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद ही होगा, या फिर ऐसे, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता ये डायरेक्टली, खुद के पास पावर नहीं है उनके पास। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करी थी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही। एंड ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि हेडेड है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक ये है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है, और जो एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट टर्म है वहाँ पे, ये जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर है उनका यूनिट है। तो ये उनकी हम्म। एक रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और हम्म। इंडिया में जो गवर्नमेंट बॉडी है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है। ओके। अब इससे बात होता है कि वो एडवाइजरी दे कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा शुड नॉट बी यूज फॉर इलेक्शन। और एडवर्टाइजिंग पब्लिश भी कर रहे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन एक टाइम बाउंड पीरियड में होना चाहिए। एमसीसी वायलेशन नहीं होना चाहिए कि पता चला कि उस जोन में वोटिंग हो रहा है, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप पुश कर रहे हो, एक स्कीम निकाल रहे हो टू लोअर द वोटर्स, सब्सिडी के लिए या फिर कोई अलग से स्कीम। तो ये सब चीज पर जो मॉनिटरिंग होता है, रेगुलेशन होता है ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पार्लियामेंटर इंडिविजुअल, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शनरिंग, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, वो एमसीसी के अंदर में होता है, to maintain a higher decorum, higher ethical standard for the democratic process in the country. Kindly share the next link.